हेलो एवरीवन। वेलकम है आज की क्लास में आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का दूसरा लेक्चर होगा आज हमारे लिए। तो अभी तक पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की फिजिक्स क्या है, उसका डिफिनीशन, उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन किया नेचुरल साइंस वेयर वी स्टडी मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड दूसरी तरीके से हमने इसको डिफाइन किया फिजिक्स वेयर वी स्टडी मोशन एंड इट्स बिहेवियर इन स्पेस और टाइम। ओके, तो मोशन और बिहेवियर क्यों होता है? मोशन और बिहेवियर किसी फोर्स या किसी एनर्जी के थ्रू होता है। तो जब हम अ, किसी फोर्स को सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके कॉज को नहीं, तो उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जब उसके कॉज को स्टडी करते हैं तो उसको डायनामिक्स कहते हैं। ये जब हम फर्दर लेक्चर लेंगे तो देखेंगे। और फिर हमने देखा कि जैसे हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज क्या थी कि ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व किया कोई फिजिकल फेनोमेनन को। और वो कहानी सुनी थी कि जैसे आप स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं और इवेंट क्रिकेट हो रहा है, तो आप अपनी माँ को बता रहे हैं, आपकी माँ आपकी छोटी बहन को समझा रही है। तो दिस इज द व्हाट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कि कहीं मतलब जो इवेंट है, जो फिजिक्स है, दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। उसको किसी के डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग उसको समझते हैं, देखते हैं और आपके लिए मुसीबत बढ़ाते हैं नई नई डिफिनेशंस देके। तो फिर आप वो हो रहा है। फिर मैंने उस डेफिनेशन को पढ़ा और मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमने इवेंट को एक ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने एक पैरामीटर डिफाइन करने की कोशिश की कि उसको फर्दर कैसे जाना है। उस पैरामीटर को हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी 6 तरीके के होते हैं। पहला रेशियो था जो सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन है। दूसरा स्केलर है जिसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, मे बी डायरेक्शन है, और इसका एडिशन अलजेब्रिक होता है। तीसरा वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और यूनिट है। ये तीनों मस्ट है इसमें। और इनका एडिशन ट्रायंगल लॉ से होता है। ट्रायंगल लॉ मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलिटी फॉर्म है। उससे पहले फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कैरेक्टराइज किया हमने? फिजिकल क्वांटिटी को कैरेक्टराइज करने के लिए तीन चीजें हमने पूछी उससे। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका यूनिट क्या है और अ, उसका डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली हमने उससे पूछा उसका नाम कहाँ है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसका पता कहाँ है। तो ये हमने वो कहानी भी सुनी थी कि जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं कि अपना नाम बताओ, पेरेंट्स का नाम बताओ और घर का पता बताओ। तो वो छोटा बच्चा है जिससे हमने इन तीन चीजें पूछी और फिर उसके घर तक जाके देखेंगे कि वो है क्या वो। ठीक है जी। हाँ, तो वेक्टर्स के बाद हमने पढ़ा था जो चौथी फिजिकल क्वांटिटी थी, वो था, मैं इसकी बात कर रहा था, एमयूडी, मैग्नीट्यूड। एक मिनट। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ये पेन यूज करते हैं। उसके बाद चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो था फेजस। फेजस बेसिकली एक वेक्टर, एक तरीके का वेक्टर ही है। लेकिन उसमें डायरेक्शन के बजाय एंगल डिफाइन होता है और एंगल हमेशा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में डिफाइन होगा। और चूंकि एक एंगल डिफाइन है और एक मैग्नीट्यूड है, तो हम उसको एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके डायरेक्शन को उसका जो एंगल है उसको डायरेक्शन नहीं कह के फेज कहते हैं, इसलिए वैसी क्वांटिटी को फेजर कहते हैं। जैसे और ये बेसिकली जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो मैथमेटिकल फंक्शन है, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे साइन कॉस का टर्म आ रहा है, तो उसको हम एक एंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको फेजर कहेंगे। जैसे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और जो वेव के इक्वेशंस आते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था एक कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर को हमने कहा था कि जैसे साइन ओमेगा टी है, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स का कंप्लीट टर्म जो है वो एंगल का टर्म होना चाहिए क्योंकि साइन के साथ है। तो इसमें ओमेगा जो है वो उसमें एक एंगल का टर्म है। क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। तो ओमेगा टी तो खैर वो टाइम जैसा एंगल जैसा टर्म आ गया। टाइम अपने आप न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये जो के एक्स का टर्म है, ये एंगल का टर्म नहीं है, तो डिस्टेंस है। एक्स इज द डिस्टेंस। तो उसके साथ जो के लगा है वो एक कन्वर्जन फैक्टर है, जो डिस्टेंस को एंगल के टर्म में लेके जाएगा। तो उसको कहेंगे कन्वर्जन फैक्टर।
चौथी चीज़ हमने देखी टेंसर। टेंसर क्या होता है? टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है और बेसिकली टेंसर मतलब टेंशन, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और इनके लिए कोई एडिशन लॉ वगैरह डिफाइन नहीं होता है, ये अलग-अलग तरीके से किए जाते हैं। तो फिर हमने कहा था कि अब सेकंड चीज़ थी कि व्हाई यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। जब हमने पूरा मेजर कर लिया, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था तो हमारा पहला सवाल क्या था कि जो इवेंट हमने देखा तो हमने सोचा उसको मेजर करें, तो व्हाट टू मेजर। तो हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या मेजर हो सकते हैं वो देखा। अब हाउ टू मेजर के लिए फिर हमने पढ़ना शुरू किया यूनिट। कल हमने क्लास अराउंड यहीं पे ड्रॉप किया था। कल नहीं मतलब परसों, कल तो संडे था, संडे छुट्टी होती है, हमारी भी छुट्टी होती है, आपकी भी होती है। तो यूनिट को डिफाइन किया। यूनिट बेसिकली क्यों डिफाइन करने की जरूरत है? क्योंकि हमने कोई भी मैग्नीट्यूड मेजर किया, कोई फिजिकल क्वांटिटी का पहला चीज क्या था? मैग्नीट्यूड। तो हमने कोई मैग्नीट्यूड हमें पता चला, तो वो मैग्नीट्यूड अपने आप में कोई सेंस कन्वे नहीं करेगा जब तक उसका कोई यूनिट ना हो। अब मतलब हम जैसे कहें 10 वाट, 10 kg, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो 10 अपने आप में कुछ सिग्निफिकेंस, बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रखता। मतलब कहीं कहीं होता है 10 का भी मतलब एक निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत जगह नहीं निकला है। तो हमने उसकी एक फैमिली डिफाइन करी, एक यूनिट डिफाइन किया कि ओके, ये यूनिट है। यूनिट मतलब एक स्केल बताया कि अच्छा हमने 10 जो मेजर किया वो इस स्केल पे मेजर किया। ठीक है जी। तो अ, अब जब जैसे हमारा कॉलोनियल पास्ट है, बहुत लोग यहाँ पे आए और हमारा देश कॉलोनी था, तो जो कॉलोनियल टाइम से जो मेजरिंग सिस्टम्स थे। अच्छा, दूसरी चीज हमने कहा था कि मतलब जरूरत, और क्यों जरूरत पड़ी, ये तो हमने कहा कि एक फैमिली डिफाइन किया। जो मेन जरूरत इसलिए पड़ी कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, मैं जो कहूँ वो दूसरा समझ सके, वो यूनिवर्सली समझा जा सके। तो फॉर ईज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर मेजरमेंट दैट इज बीइंग डन, उसको समझ के लिए एक यूनिट को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो जो कॉलोनियल पास था उसमें हम सीजीएस, एफपीएस पूरी दुनिया यूज करती थी, फ्रेंच और ब्रिटिश सिस्टम। लेकिन 1971 में कुछ लोग बैठ के और एक और सिस्टम डिफाइन कर दिया कि भैया दुनिया में एक ही तरीके का सिस्टम रखो, अलग अलग से परेशानी है। तो उन्होंने एक ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स करके एक फ्रेंच बॉडी है, वो बैठे और उन्होंने 7 फंडामेंटल्स यूनिट डिफाइन किया। फंडामेंटल्स इसको इसलिए कहा गया क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स को इनका टर्म्स में लिख सकते हैं और इनको एक दूसरे के टर्म्स में भी नहीं लिख सकते हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इनको फंडामेंटल कहा गया। और दो और यूनिट डिफाइन करी जो हमें 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 जरूरत थी उनकी, और वो भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो उनको सप्लीमेंट्री कहा गया। लेकिन वो रेशियोज हैं, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों रेशियोज हैं। इनको रेडियन में डिफाइन किया गया। तो अब हमने देख लिया था कि फंडामेंटल्स क्यों कहते हैं। फंडामेंटल्स इसलिए कहते हैं कि वो जो है उनको दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज का क्लास शुरू होगा कि पहली यूनिट हमने जो पहला यूनिट हमने पढ़ा था वो था फंडामेंटल यूनिट। ठीक है जी। उसमें 7 यूनिट थे और फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। जो बाकी सारे यूनिट हैं उनका क्या हुआ? वो गायब तो नहीं हो गए? नहीं गायब हुए, ऑफ कोर्स नहीं गायब हुए। जैसे एक्सेलरेशन को, ये क्या गया फाइल मैनेजर कैंसिल। हाँ, एक्सेलरेशन को अब न्यूटन्स लॉ आप लोग 10th पास करके आए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? F/m। तो एफ इसका यूनिट न्यूटन है, इसका मीटर है, तो एक्सेलरेशन को हम न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर लिख सकते हैं। ठीक है जी। और ये एमएसएस स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। डॉलर हो गया। एक मिनट जी। ओके। तो अब यहाँ पे न्यूटन पर केजी आ गया, और तो
इन चीज़ों को, ये जो एम्बिग्यूटी है कि एक ही डिफिनीशंस को, एक ही यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए भी हमें फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ी। और और तब ये पूरा यूनिट डिफाइन किया गया, और इसमें ये जो है, ये यूनिट है, ये तो क्या है, फोर्स और केजी के टर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे केजी जिसमें फंडामेंटल है, और यहाँ पे ये मीटर फंडामेंटल है, सेकंड सेकंड फंडामेंटल है, तो इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए एक चीज कही गई, एक जो पॉपुलर यूनिट है ना, पॉपुलर यूनिट को पॉपुलर यूनिट कहा गया, इन यूज यूनिट है वो, या अम, उसको इन प्रैक्टिस यूनिट कहेंगे, है ना, प्रैक्टिकल यूनिट कहेंगे। और जो दूसरा टर्म है, जब हमने उसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखा, तो उसको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। ये एक एडिशनल टर्म डिफाइन किया गया कि फंडामेंटल यूनिट, पहला टर्म था फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, एंड जो सेकेंड टर्म था वो सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म था तीसरा टर्म है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट हैं जो इन यूज हैं, जो हम डे टू डे बोलचाल में, या डे टू डे लाइफ में, या डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट है। क्योंकि जो यूनिट डिफाइन है वो ऑलरेडी वैनिश नहीं होगा, और इट्स नॉट फिजिबल कि हर जगह हम जो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखें, क्योंकि वो एक लेंदी होता जाएगा। अब न्यूटन को यदि हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते रहें, तो हर जगह वो एक बैगेज जैसा लगेगा, ऐसे न्यूटन बोल देते हैं, शॉर्ट है वो, है ना। तो आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है, तो उसको कहेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। जब प्रैक्टिकल यूनिट को हमने फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखा, तो इसको कहा डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है कि प्रैक्टिकल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है कि जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक अपना यूनिट है, जो किसी हिस्ट्री की वजह से, जैसे किसी साइंटिस्ट ने उसको प्रोफेसर थियरी दी, या किसी साइंटिस्ट के ऑनर पे, या किसी भी एन नंबर ऑफ रीजन से उसको एक यूनिट दिया गया, जिसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल यूनिट कहा गया। वो इजी टू यूज है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी है हर जगह। लेकिन जब उसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखेंगे, तो उसको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट कैसे लिखते हैं, अब देखिए, इसमें थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये लेंथ है, उसका यूनिट मीटर है, तो हमने डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। हमने पहले वाले स्लाइड में यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट लिखा है, इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका डिराइव्ड यूनिट हो गया। लेकिन फिर अब ये जो डेरिवेशन है, इसको कैसे लिखें, इसका कुछ यूज है क्या हमारे पास, है ना, इसको कैसे हम यूज करें। तो इसके लिए एक फर्दर क्वांटिटी डिफाइन की गई, जिसको डायमेंशन कहा गया। डायमेंशन क्या है, जब हम किसी यूनिट को, जब कोई भी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे जो पावर है, ये जो पावर है, इसको कहा गया डायमेंशन। डायमेंशन मतलब the powers of a fundamental unit when a derived unit is written as a fundamental unit। तो इसको पावर कहा गया, इसको डायमेंशन कहा गया। Dimensions of a physical quantity are the powers of the fundamental units, or notation of fundamental units, when a practical unit is written in terms of uh, fundamental units। ठीक है जी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, डायमेंशंस और ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ी।
तो एक तो जैसे कि अ, अब हमने यदि फंडामेंटल यूनिट डिफाइन किया है, तो हम एक चेक करके देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये फंडामेंटल यूनिट में लिखें कैसे। और इससे एक चेक होगा कि हमने जो भी चीज़ें डिफाइन करी हैं वो सही है या मतलब कोई फॉर्मूला है हम डिराइव कर रहे हैं तो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे कि कोई जैसे कोई वेलोसिटी है ना, जैसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो अब ये मीटर पर सेकंड हर जगह आना चाहिए। अब हमने कोई फॉर्मूला निकाला कहीं से, मानते हैं उसको म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, हमने v इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया, मान लिया कुछ म्यू और एप्सिलॉन है। तो इज इट पॉसिबल कि ये हो जाए, मतलब उसका कोई चेक हो सकता है क्या? शॉर्टकट एक तो तरीका है कि हम पूरा लेंदी एक्सपेरिमेंट करें और निकालें और फिर कहें कि नहीं भैया ये गलत है फार्मूला। और एक दूसरा कोई और तरीका हो सकता है क्या कि जिससे हम उसको चेक कर सकें कि नहीं भैया ये लगता है ठीक नहीं है। तो ये जो ठीक नहीं है कहने के लिए एक जो शॉर्टकट है वो ये डायमेंशनल एनालिसिस है। इसको फिर डायमेंशनल एनालिसिस कहेंगे क्योंकि ये हम बेसिकली उसके यूनिट्स के माध्यम से उसको किस यूनिट में मेजर किया गया है ना। मतलब एक वो रिश्ता खोजने वाली बात है कि अच्छा जैसे रिश्ता निकालते हैं घर में वैसे कि अब ये म्यूनट क्या है, म्यूनट किस फैमिली से है, इसको किस स्केल में मेजर करते हैं, मतलब ये किस फैमिली से है। और एप्सिलॉन नॉट फिर किस फैमिली से है, और ये दोनों की शादी हो गई तो फिर ये किस फैमिली के बन जाएंगे। तो और फिर ये हमारा जो वी है क्या वो सेम फैमिली का है। तो यदि वो ऐसा होता है, समझे, यदि हमने म्यू नॉट को किसी एक यूनिट में मेजर किया और एप्सिलॉन नॉट को किसी एक डिफरेंट यूनिट में मेजर किया और उन दोनों का कुछ अ, अ, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हम रन करते हैं, एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हम रन करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट यूनिट आएगा क्या वो एक गिवन यूनिट है या एक जो डिजायर्ड यूनिट है उसमें है या नहीं है। इस चीज़ की एनालिसिस के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अब हम जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था कि ये जैसे इसमें हमें हमारे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मास है, टाइम। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जैसे कभी-कभार हकलाने लग रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं यदि हकलाने लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ, तो इट इज़ जस्ट कि मुझे पता चल गया है कि मैं किसी कैमरा में देख रहा हूँ। तो मे बी ये 2-4 क्लास में खत्म हो जाएगा या शायद खत्म नहीं भी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी ये मेरा जो फ़ियर ऑफ कैमरा है खत्म हो जाए, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिएगा इस चीज़ को। एंड ठीक है। तो हाँ, हम कह रहे थे जो फिज़िकल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, बात ये है ना कि जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे सामने देखने की ज़रूरत है। मैं ऐसे देख के बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि मेरा फेस यदि इधर टर्न हो जाएगा तो फिर इट इज़ एज़ गुड एज़ कि आप कोई गाना सुन रहे हो या कोई मतलब जब तक वो आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक ढेर सारी बातें कन्वे नहीं होती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कन्वे नहीं होती। आई कांटेक्ट का एक अपना मायना होता है। तो हाँ, तो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था। उसमें सबसे पहला लेंथ था, लेंथ की यूनिट मीटर है। अब लेंथ को जो अब हम डायमेंशनल नोटेशन में लेके जाएंगे तो उसको एम नहीं लिखेंगे, उसको हम लेंथ लिखेंगे। एल, लेंथ एल से शुरू होता है तो एल लिखेंगे। ये जो मास है, मास को किलोग्राम इसका यूनिट है, इसको एम लिखेंगे। टाइम टी है, इसका सेकंड होता है, इसको टी लिखेंगे। टेम्परेचर भी टी से शुरू होता है, ये तो दिक्कत हो गई। तो इसमें इसका यूनिट ले लेंगे के का फर्स्ट टर्म के से लिखेंगे। कई जगह थीटा भी लिखते हैं लेकिन हम के ही लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं तो ए लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है तो MOL लिखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है तो कैंडेला लिखेंगे, CD लिखेंगे इसके लिए। अच्छा जी, तो डायमेंशनल फार्मूला अब क्या है। जैसे हमने कोई भी प्रैक्टिकल यूनिट लिया, उसको जब हमने फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखा तो उस चीज को हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। हमने 7 यूनिट्स की बात करी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट की बात नहीं करी। दो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या था, रेडियन
रेडियन मतलब यूनिट है उसका, प्लेन एंगल था क्वांटिटी हमारा। प्लेन एंगल में यूनिट इसका रेडियन है, इसको लिखते हैं आरडी, और ये होता है डेल्टा एल बाई एल। तो इसका ये लेंथ बाई लेंथ है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने ये जो लिखा, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्योंकि अ, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। और दूसरा था एक प्लेन एंगल। नहीं, प्लेन एंगल तो यही था ना। सॉलिड एंगल, उसको रेडियन में मेजर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यार मेरी राइटिंग का ना, मैं क्या करूं। रेडियन एसआर में, और ये होता है डेल्टा ए बाई आर एस। ये सॉलिड एंगल होता है, 3D एंगल होता है, और चूंकि ये मीटर स्क्वायर हुआ, और ये मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी यूनिट डायमेंशन लेस होता है, इसका भी डायमेंशन 0 हो गया। यूनिट तो है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उनके लिए 7 डायमेंशनल नोटेशन है। तो हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, और हम लिख के देखेंगे। लिख के देखने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि जैसे आप पहले दिन क्लास में जाते हैं, किसी स्कूल में गए, नए स्कूल में गए, पहले दिन क्लास में बैठे हैं, तो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सबसे एक बार इंटरेक्ट हो जाएँ, कम से कम नाम तो पूछ लें, है ना? तो हमारी फिजिक्स में अप टिल 12th जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएँगी, कोशिश करेंगे कि उनका एक हम डायमेंशनल चेक करें, उनका कम से कम नाम तो जानें। फिर जब पढ़ेंगे, दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी पहले पहले दिन तो नाम तो जाने। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे पहला यूनिट क्या है? लेंथ, तो लेंथ है। लेंथ के बाद क्या हो सकता है? एरिया हो सकता है। एरिया क्या होता है? एरिया मतलब मैंने स्क्वायर बना लिया, ये एल है, ये एल है, इसका एरिया एल स्क्वायर हो गया, तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो उसको कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। और तो दूसरी चीज, जैसे कि हमने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ा था, और 7 फंडामेंटल नोटेशन है, तो हम कोई भी फार्मूला यदि डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो उसमें सबको लिखने का जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है उसको लिख सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं लिख सकते हैं। नहीं भी लिखें, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? हमने लेंथ देख लिया था, एंगल देख लिया था, और एंगल, दोनों एंगल देख लिया था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल देख लिया था, एरिया देख लिया। तीसरी क्वांटिटी क्या हो सकती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वॉल्यूम इज ए बी सी। मतलब इसको जब डायमेंशनल लिखेंगे तो एल एल एल, ये एल क्यू। तो इसका डायमेंशन क्या है? 3 है, लेंथ का 3। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा आपको पता है ना हम क्यों ये देख रहे हैं? ये निकालने की क्या जरूरत है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि जैसे हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई कुछ नया एक एम्पिरिकल फार्मूला लाते हैं, ठीक है, जिससे लगता है कि हम उसको एक नया टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सही है गलत है, उसको चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे हमने क्या कहा था, मीटर को
वेलोसिटी को म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, वेलोसिटी को म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा था, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करें, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस करें उसके लिए जरूरी है कि पहले हम डायमेंशन जाने कि उसका डायमेंशन है क्या, ठीक है। तो इसीलिए हम एक बार सबका डायमेंशन निकाल के देख रहे हैं। और जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है आपको मतलब वेलोसिटी इस टर्म्स में है, तो ये बहुत आसान चेक रहता है, टक 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 डायमेंशन निकाल लिया और पता चल गया कि अच्छा ये वेलोसिटी का तो है नहीं, ये तो एक्सेलरेशन का आ रहा है, ये तो गलत है। तो ये बहुत आसान तरीका है, मतलब एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिलेक्शन इज नॉट ऑलवेज द आंसर, समटाइम रिजेक्शन इज आल्सो द आंसर। तो रिजेक्ट कर दिया कि अच्छा इसको मना कर दिया, इसको मना कर दिया, तो बचा जो बचा आंसर है ना। एक एक कहानी सुनाते हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति में एक बार कोई सुशील नाम के थे बिहार के, उनको 5 करोड़ मिला था, तो जो लास्ट सवाल था 5 करोड़ वाला, ये आंसर इट बाई रिजेक्शन। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये वाला है, एंड ही गॉट इट राइट। तो एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको सेलेक्ट ही करना है कि कौन सा आंसर सही है। कई बार यदि आपको रिजेक्ट करना पड़ता है कि ये वाला तो गलत ही है, तो यू आर मूविंग क्लोज टू योर आंसर। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो खैर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, तो इसके लिए हम मीटर लिखेंगे। मीटर नहीं, मतलब मीटर मतलब आ गया ये, के लिए लेंथ लिखेंगे, ठीक है जी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको लिखेंगे एल डिवाइडेड बाई टाइम। क्या लिखेंगे, एल टी माइनस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो इसको लिखेंगे एल टी माइनस टू, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या है, जो आसान आसान है मैं कर देता हूँ, फिर जो टफ वाला रहेगा आप लोग करेंगे, ठीक है। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास को क्या लिखेंगे, पता है, मास को हमने m लिखा और एक्सेलरेशन को लिखा l इंटू टी माइनस टू। तो हमने ये क्या लिख दिया, m l t माइनस टू, ठीक है जी। तो एक चीज नोटिस किया हमने, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो डायमेंशंस है उनका कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, है ना, गुना कर रहा हूँ, है ना। जैसे m है, हमने उसको गुना कर दिया फिर एक साथ लिख दिया। तो जैसे कोई यूनिट है, जैसे कोई भी यूनिट है, उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है क्या, एकदम पॉसिबल है, हम कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है, मतलब कैसे पॉसिबल है कि उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। तो पॉसिबिलिटी उसकी ऐसे होती है कि जब सेम यूनिट है, जैसे कोई एडिशन करना है हमें, एडिशन और, एक मिनट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो ये सिमिलर यूनिट में होगा। कहते हैं ना एप्पल और एप्पल ही जुड़ता है, एप्पल और ऑरेंज नहीं जुड़ता है। ये तो सुना होगा ना कि आम आम के साथ ही रखेंगे, वो सेब के साथ नहीं जुड़ेगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों बेसिकली एडिशन ही है, सब्सट्रैक्शन जैसे कोई चीज नहीं होती। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ए नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर जो होता है वो एडिशन ही होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब एडिशन ऑफ ए नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सिमिलर यूनिट का होगा, यदि लेंथ का यूनिट है तो वो लेंथ के साथ जुड़ेगा, वो लेंथ पर सेकंड के साथ नहीं जुड़ेगा, मतलब डिस्टेंस को आप वेलोसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है जी। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, और इसमें जो रिजल्टेंट है, पहले नियम का जो रिजल्टेंट है,
वो सेम एज ओरिजिनल होगा। ठीक है, पहले जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, जो ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, उसमें हम किसी दो यूनिट को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट यूनिट है वो जो इंडिविजुअल यूनिट है वही होगी। ठीक है जी। और फिर एक ऑपरेटर आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मानते हैं कोई यूनिट ए है डिवाइडेड बाई बी है, मतलब लेंथ, जैसे एग्जांपल ही ले लो, लेंथ बाई टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। तो जो रिजल्टेंट यूनिट होती है एल टी माइनस वन। तो इसमें जो डिसिमिलर यूनिट का भी ऑपरेटर हो जाता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी। डिसिमिलर यूनिट का भी ऑपरेटर हो जाता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जो यूनिट होती है, जो रिजल्टेंट यूनिट होती है, वो चेंज हो जाती है। वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। जो रिजल्टेंट यूनिट है वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। अब जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें आलू भी डाल दिया, गोभी भी डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, जो मन किया सब डाल दिया, तो उसका टेस्ट एक डिफरेंट ही हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मसाले भी डाल दिए, लेकिन सिर्फ आलू को करोगे तो उसका एक अलग टेस्ट रहेगा और सब्जी की टेस्ट अलग आती है। तो ये वो खिचड़ी हो गई, मतलब खिचड़ी या सब्जी जो समझ लो। ठीक है, और वो ओरिजिनल चीज़ है। तो ये एक ऑपरेटर है जो, समझिए मैं ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि कुछ स्टेप करके फिर बताता हूँ कि कर क्या रहा हूँ मैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर रन कर रहे हैं डायमेंशंस पे, इन टर्न यूनिट पे, या यूनिट पे रन कर रहे हैं तो इन टर्न डायमेंशन पे। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो वैलिडिटी है, जो फिजिबिलिटी है, वो वही है जो हम एकदम कहते आए हैं जन्म जन्मांतर से, कि सेव को सेव के साथ ही जोड़ेंगे। जो सिमिलर यूनिट है उन्हीं का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी पॉसिबल है। यदि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा तो यूनिट चेंज हो जाएगी, वो डिमेंशन चेंज हो जाएगा, और यदि एडिशन रहेगा तो सेम रहेगा। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे एनालिसिस होगी वो इसी बात पे होगी। एक चीज होती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, किसी को जोर से तमाचा मारा एकदम झन्नाटेदार, है ना। जब किसी फोर्स को, कोई फोर्स हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं तो उसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे तमाचा मार दिया किसी को, है ना, तो वो इम्पल्स है। किसी को मार मत देना, वो बहुत मारेगा फिर। तो हमने अ, इसकी फोर्स की यूनिट क्या लिखी थी, केजी मीटर सेकेंड, है ना। और उसके साथ टाइम एक और जुड़ गया है, सेकेंड एक और जुड़ गया। ठीक है जी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर सेकेंड माइनस वन। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहीं से लिख सकते हैं, एम है, एल है, टी माइनस वन है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एम है, एल है, टी माइनस टू है, उसमें टी के साथ ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। तो एम है, एल है, टी माइनस वन है, ये इम्पल्स हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, हम दौड़ रहे हैं तो कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ बॉडी है, कि उसको है ना, जो इनर्शिया है वो एक, उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म है मोमेंटम, है ना। मोमेंटम को कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। इसको लिखेंगे एम है, एल है, टी माइनस वन है। इसको यहाँ यदि ऐसे लिखेंगे तो मास हो गया, और एल टी, एल टी माइनस वन है, तो एम है, एल है, टी माइनस वन। देखिए मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ। एक तो हमने यहाँ से इसका सीधा डायमेंशन लिख दिया, एक इसका यूनिट निकाला फिर लिखा। ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज देखिए, इम्पल्स था, इम्पल्स को हमने क्या लिखा था, एम एल टी माइनस वन।
ठीक है जी, इम्पल्स। और मोमेंटम को हमने क्या लिखा, एम एल टी माइनस वन। तो इनके क्या है, डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम है, मतलब ये मोर और लेस सेम सिमिलर चीज है, लेकिन सेम नहीं, ये फिर भी अलग है। तो जो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, यदि कोई टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है, यूनिट भी में भी सेम सेम नहीं, सेम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती हैं आपस में। ठीक है जी, हो सकता है यूनिट भी सेम हो, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन क्वांटिटी को जो डिफाइन करने का तरीका हो वो अलग हो। जैसे एग्जांपल, चलिए एनर्जी करेंगे तब देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबकी यूनिट सेम होती है, और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, और फिर भी जो क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी। जैसे वर्क है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ये डॉट मत पढ़िएगा, कोई लोग वेक्टर पढ़ लिया है तो इसको डॉट नहीं पढ़े, जब डॉट पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है। ठीक है जी, फोर्स को हमने क्या लिखा था, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको दूसरे तरीके से यदि यूनिट के जैसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इंटू इंटू इसको लिखेंगे मीटर। ये हो गया केजी मीटर का स्क्वायर, सेकंड का पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, पावर, और क्या होता है, वर्क बाई टाइम, कितना काम कर रहे हैं कितने सेकंड में, मतलब यूनिट सेकंड में कितना काम कर रहे हैं, उसको पावर कहते हैं। तो वर्क क्या था, वर्क हमने लिखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू, इंटू नहीं है ये, डिवाइडेड बाई टाइम है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब एक चीज देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले तो लेंथ था, तो लेंथ का हमें पता है ना, वेलोसिटी भी आसान है, जिंदगी भर से पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि उसको कैसे लिखना है। अब ये वर्क आ गया, आगे चल के कुछ और आ जाएगा, तो या तो हमको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, या फिर कुछ और तरीका निकाला जाए। तो इसका एक और तरीका है, पहले, अभी तक हम दो तरीके कर चुके हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। पहला तरीका हमने क्या किया था, कि हमें जो डिफिनीशन है किसी भी क्वांटिटी के डिफिनीशन का, उसमें जो डिफाइनिंग टर्म है, टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। पता है, पहला तरीका ये है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है, मान लिया हमें डिफाइनिंग टर्म्स का नहीं पता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा चीज हमने क्या, हम क्या कर रहे थे अभी तक, कि डिफाइनिंग टर्म्स का यूनिट पता है ना। दूसरा तरीका ये था, कर रहे थे अभी तक। तीसरा तरीका क्या है, कुछ और हो सकता है क्या, हो सकता है, मतलब वर्ल्ड इज ए नेम ऑफ पॉसिबिलिटी, दुनिया संभावनाओं का नाम है, डेफिनेटली हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, हम इसको जो डिफाइनिंग टर्म्स है उसको किसी और टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, कोई आसान टर्म्स में लिख सकते हैं। हमको डिफाइनिंग टर्म्स का यूनिट नहीं पता है, उसका डायमेंशन भी नहीं पता है, तो उस डिफाइनिंग टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं, उसको और सिंपलर टर्म्स में लिख सकते हैं क्या।
सिंपलर टर्म्स क्या हो गया, ठीक है जी। तो ये तीसरा तरीका है। तो जैसे वर्क है, अब इसको करके देखते हैं। वर्क को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है जी। हमको फोर्स का भी नहीं पता है तो क्या लिखेंगे इसको? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। इसको मैड मत पढ़ लेना भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन है। ये बीच में बूंदा लगा दिया हमने, बिंदी चिपका दी, हाँ। तो अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं वी बाई टी, मास इंटू वी टी बाई टी इंटू टी। हमको वेलोसिटी का भी नहीं पता है, तो मास इंटू लेंथ इंटू डी बाई टी इंटू टी इंटू टी, ठीक है जी। तो अब तो लिख लोगे भैया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री मेरे लाल। अब तो हो गया। हमने कैसे लिखा? हमें वर्क का नहीं पता था, क्या है उसका यूनिट डायमेंशन हमको नहीं पता, एकदम अनजान है? लेकिन फिर हमने वर्क को सोचा क्या लिख सकते हैं, तो हमने वर्क को डेफिनेशन उसका पता था हमको, ठीक है। तो उसको हमने एफ इंटू डी लिख दिया। और अब फोर्स का नहीं पता है, तो फोर्स को हमने एम इंटू ए इंटू डी लिख दिया। फिर वो एक्सेलरेशन का नहीं पता है, एक्सेलरेशन को वी बाई टी लिख दिया। वेलोसिटी का नहीं पता है, तो उसको लेंथ बाई टाइम लिख दिया। अरे कुछ तो पता होगा, एकदम कुछ भी नहीं पता तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? हाँ, तब चलिए कुछ और काम करते हैं, मतलब क्यों इतना टाइम और एनर्जी लगाना, है ना? कुछ भी नहीं पता है तो ये तो गलत बात है, कुछ तो पता होना चाहिए, है ना? और यही पता हो इसके लिए हमें, तो समझिए हम कैसे कैलकुलेट कैसे कैसे निकाल रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। हम तीन तरीका यूज करेंगे, तीनों तरीका यूज करेंगे, ठीक है। एक तो हमें जो डिफाइन किया है, जिस टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, तो उसका हमको डायमेंशन पता है, सबसे आसान तरीका है। लेकिन उसमें बहुत याद रखने की जरूरत है ना? उसमें फटाफट हो जाता है, तो वैसे कर दिया। यदि हमने जिस टर्म्स में डिफाइन किया हमें उसका नहीं पता, तो जो डिफाइनिंग टर्म्स है उसी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसको सिंपलर टर्म में, मतलब उस टर्म्स में लेके आया जिस टर्म्स में हमको पता है ना, आप अपने प्लेन में लेके आए। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो फिर हमने उसको कुछ और किया। क्या किया? अच्छा, ये तीसरा वाला ही हमने बता दिया, चौथा वाला अभी तुम्हें बता देता। नहीं, तीसरे वाले तक रखते हैं, चौथा वाला बाद में देखेंगे। तो पहला वाला टर्म क्या था? पहला वाला हमने जो डिफाइनिंग टर्म्स है उसका हमें पता है। क्या पता है? डायमेंशनल फार्मूला, और तो हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हमें यूनिट पता है, तो यूनिट को हमने डायमेंशन के टर्म में लिख दिया, और फिर हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तीसरा वाला तरीका क्या है कि डिफाइनिंग टर्म्स को डिफाइन कर दिया सिंपलर टर्म्स में, और फिर उसका यूनिट लिख दिया। तो उसको उस समय तक डिफाइन कर दिया जब तक वो फंडामेंटल यूनिट में नहीं आ गया, ठीक है जी। एक चौथा वाला तरीका भी है, परेशान मत हुई, लो आ ही गया वो। चौथा वाला तरीका भी आ गया। अब क्या करें? एनर्जी। अब एनर्जी तो बहुत ही एनर्जी है, अब किस एनर्जी को कैसे लेंगे? तो हमने कोई एक टर्म ले लिया, किसी एक को, भैया ये एनर्जी है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते थे, एम जी एच भी लिख सकते थे, कुछ और वो भी लिख सकते थे, हीट लिख सकते थे। हीट भी तो एनर्जी है, कुछ और लिख सकते थे। हमने सबसे आसान वाला पकड़ लिया, एम बी स्क्वायर। तो अब एम बी स्क्वायर का एम लिख लिया, वी और टी हमको पता है, एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है, एम है एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। एम जी एच भी लिखेंगे तो यही आएगा। मास है, एक्सेलरेशन है, लेंथ है, एम है, तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये चौथा तरीका है कि हमने डिफाइन ही उसको नए टर्म्स में कर दिया, ठीक है। जो हम इससे सबसे पहले हमने यही किया था, डिफाइन ही उसको अलग टर्म्स में कर दिया था।
याद नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी को लेंथ बाई टाइम लिखते हैं। हमने क्या कहा लेक्चर शुरू करते वक्त, वेलोसिटी को हम म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये क्या है, एक नया टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की ना। ये चौथा तरीका है। ये देखेंगे कि ये सही लिखा है गलत लिखा। अभी अभी चेक करेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है जी। मास डेंसिटी, डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, हम मास डेंसिटी अभी देखते हैं। ठीक है, अभी सारे आसान आसान वाले मैं करूंगा, मैंने कहा ना। तो मास क्या होता है, मास केजी होता है। मास को मास लिख लिया और वॉल्यूम को एल क्यू लिख लिया। ठीक है, मैं एक तरीके से अब करूंगा, मैंने तीन चार तरीके बता दिए, अब बाकी तीन चार तरीके से आप लोग करोगे। ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को कैसे लिख सकते थे, एम एल टी माइनस टू और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है जी। टॉर्क, देखिए आ गया ना, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी और कहाँ था, वर्क। अब वो स्केलर वेक्टर मत पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बस एफ इंटू डी है। एफ इंटू डी मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशन का कोई यूनिट नहीं होता है। जो डायरेक्शन होता है उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं असाइन नहीं करते हैं। डायरेक्शन क्यों, डायरेक्शन को कोई डायमेंशन क्यों नहीं असाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एंगल है ना, एंगल डेल्टा एल बाई एल ऑलरेडी हो गया, वो डायमेंशन लेस है। यदि डेल्टा एल बाई एल का कोई डायमेंशन हो जाए ना, तो डायरेक्शन का भी डायमेंशन असाइन होने लगेगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा हाइपोथेटिकल दुनिया हो जहाँ पे डेल्टा एल बाई एल कुछ के होता हो, उसका डायमेंशन कोई मानते हैं पी होता हो, तो फिर लिखना पड़ेगा भैया इसका पी डायमेंशन है। हाँ, तो एनीवे, तो हमारे पास तो डायरेक्शन डायमेंशनलेस है, तो हम उसको लिखते नहीं है कहीं। तो हमारे लिए फोर्स और मतलब टॉर्क और वर्क बराबर है डायमेंशनली। ठीक है, तो एफ इंटू डी क्या हो गया, एम इंटू ए इंटू डी, टू डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल टी माइनस टू इंटू एल, एल एम है, एल स्क्वायर है, टी माइनस टू है। और कहीं देखे थे हम, टी माइनस टू, और कहीं देखे थे ये, एनर्जी का भी तो यही है, एम वी स्क्वायर। नहीं, और वर्क का भी यही है। तो देखें, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनका डिमेंशन सेम आ रहा है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इसलिए एक और रीजन की इसी के जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट फिर भी अलग अलग हैं। प्रैक्टिकल यूनिट की का यूज क्यों है हमारे पास, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट फिर भी अलग अलग है, डायमेंशनली तो सब सेम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि फोर्स लिखा है कि वर्क लिखा है कि टॉर्क लिखा है। मतलब फोर्स वर्क में तो पता चलेगा कि वर्क लिखा है कि एनर्जी लिखा है कि टॉर्क लिखा है कि मोमेंटम लिखा है, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो ये गड़बड़ बात है ना। लेकिन उसका यदि प्रैक्टिकल यूनिट लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी को कैसे कहते हैं, थीटा, थीटा तो थीटा डेल्टा एल बाई एल है, डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई टी। तो डेल्टा एल बाई एल क्या है, डायमेंशनली जीरो है, एल जीरो है ये, और ये डिवाइडेड बाई टाइम है, तो ये सीधा टाइम इनवर्स हो गया। एंगुलर वेलोसिटी, अब हम रोटेशन में आ गए हैं, नोटिस नहीं किया होता, कहाँ से, काइनेमेटिक्स से शुरू किया था हमने, काइनेमेटिक्स से शुरू किया था और करते करते रोटेशन में आ गए हैं। ठीक है जी। तो ये ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये पहला वाला क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया ओमेगा यहीं कर दिया हमने, वही तो क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, थीटा इज डेल्टा एल बाई एल। तो ये क्या है, ये एल जीरो है, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट है। तो ये एक सवाल पूछ सकता है एक नंबर का, मतलब 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल कि
क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल है जिसका यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशनलेस हो? एकदम से पॉसिबल है। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा है वो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल मत लिख देना, उसको एक फंडामेंटल बॉडी ने डिफाइन किया हुआ है ना, जो बेसिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी है, पुलिस सिस्टम डे इंटरनेशनल डे यूनिट्स, है ना। तो इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे या स्टेरेडियन कहेंगे यदि सॉलिड एंगल रहेगा तो। ठीक है, तो यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल है जिनके पास यूनिट हो लेकिन वो डायमेंशनलेस हो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कर लिया पिछले स्लाइड में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा, अल्फा इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, जब पढ़िएगा तो देखिएगा। ये क्या होता है? ओमेगा बाई टी होता है। ओमेगा क्या था हमारा? टी इनवर्स था, डिवाइडेड बाई टी कर दिया, तो टी माइनस टू हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन बाई टाइम होता है, ये वन बाई टाइम होता ही होता है, तो ये हो गया टाइम इनवर्स। भैया ये एक है, इसको, मेरी बहुत गलत आदत है इसको ऐसे लिखने का, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, वो मैं टाइपिंग वाला वन लिखता हूँ तो वो, हाँ जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये बेसिकली जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन में जैसे हम लोग चल रहे हैं तो उसको मास डिफाइन करते हैं, ऐसे घूम रहे हैं तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं। वो एक इनर्शिया का टर्म्स है जो रोटेशन में काम आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, देखिएगा बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, है ना। वो जो लड़की डांस करती हुई दिखती है ना, अपने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है बर्मिंघम में, तो उसमें स्केटिंग वगैरह यदि इवेंट होगा तो देखिएगा, या जिम्नास्ट वगैरह जो ऐसे डांस वगैरह करते हैं आइस स्केटिंग करते करते, तो देखिएगा वो अपना हाथ पैर फैलाते रहते हैं, ऐसे सिकुड़ते रहते हैं। तो वो क्या है? वो ये चीज़ है। ठीक है, देखिएगा, वो देखने में भी अच्छा लगता है। ओके जी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपको टीवी देखने के लिए, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझने के लिए देख सकते हैं कि होता क्या है, मतलब फ़ायदा क्या, मतलब इस चीज़ का फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये क्या है? मास है इंटू आर का क्या है? एल स्क्वायर है, एम एल स्क्वायर। और बच्चे, टीवी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छे और सच्चे रहोगे पढ़ाई के प्रति। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मानते हैं कि कोई बॉडी है, कोई सेंटर है, तो इस सेंटर के अबाउट उसका क्या मोमेंटम है? एयर वेलोसिटी v से जा रहा है और ये कोई डिस्टेंस r है, इस इसका मास m है, तो उसका क्या मोमेंटम है? उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन भी बता देते हैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा, आप धीरे धीरे, ये सब तो 9th 10th तक पढ़ते आ रहे हैं टर्म्स आप में, एंगुलर मोमेंटम वगैरह तो पढ़ा होगा 9th 10th में। पता नहीं, सिलेबस चेंज चेंज करते रहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? m है, l है, और l t माइनस वन है। वेलोसिटी को l t माइनस वन ही तो लिखते हैं, m l स्क्वायर t माइनस वन। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाई एरिया, कहीं और पढ़ा था। प्रेशर फोर्स बाई एरिया, तो इसका भी यूनिट तो वही हो जाएगा लेकिन दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। स्ट्रेस जो होता है, प्रेशर जो होता है, थोड़ा फर्क बता देते हैं स्ट्रेस और प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? इट इज इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, आपने किसी चीज को दबाया तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका इफेक्ट को, उसको कहते हैं प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाई, तो प्रेशर वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एरिया। स्ट्रेस वाला जो फोर्स होता है, जब हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बड़ी डिटेल, आज एक मिनट में बता देते हैं। जैसे हमने किसी चीज को दबाया ना, तो वो भी हमें ऐसे रिपेल करता है ना। तो जो इंटरनल फोर्सेस, रेसिस्टिव फोर्सेस, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं, वो होता है ये वाला फोर्स। तो फोर्स इंटरनल डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो दोनों बराबर ही हो जाता है। खैर वो सब अलग अलग कहानी है, जब कहानी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो फोर्स लिखते हैं एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया, है ना, एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? एम एल थ्री माइनस, क्या लिखेंगे? थ्री लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
-2। स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल, एंगल। आ गया ना डेल्टा एल बाई एल। ये जो डेल्टा एल है ये चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ है। वो जो रेडियन वाला एल होता है चेंज इन लेंथ, वो डेल्टा एल अलग चीज होती है। ठीक है, उसको डेल्टा एल बाई एल है ना, बटे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो ये एल बाई एल, तो ये भी हो गया डायमेंशन लेस। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इसको नया तरीके से करते हैं, एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ठीक है जी। एफ क्या है? एफ एम, हमने रीडिफाइन कर दिया उसको, स्ट्रेस एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या एरिया है ना, एल स्क्वायर। और ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, एल बाई एल लिख दीजिए, कैंसिल कर दीजिए अपनी खुशी के लिए, ये एल बाई एल। देखो मेरी राइटिंग बहुत बहुत लाजवाब है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, 100% आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं नोट्स लेके आता हूँ कि आप कम से कम नोट्स वाला तो पढ़ के समझ जाओगे कि क्या लिख रहा हूँ मैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको भी राइटिंग सुधारने का, ताकि आपको समझ में आया करे। ठीक है, तो एम एल -1 टी माइनस, ठीक है जी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है कि सरफेस में कितना टेंशन है। कभी मच्छर को पानी पे बैठे हुए देखे हो? सरफेस टेंशन की, है ना। कोई कोई पढ़े लिखे आदमी को कहोगे ना तो तुमको बता के पागल कर देगा। एक बीकर लिए, उसमें पानी भरे, उसमें एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब, मतलब बहुत पतला कैपिलरी ट्यूब डाले, तो पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर ऐसे, कहाँ गया ये क्या हो गया? पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे चढ़ जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा चढ़ जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, लेकिन आप ऐसे अभी समझो कि मच्छर पानी पे बैठता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से। जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और आपको एकदम समझ में आएगा, फिर आप भी लोगों को ऐसे ही बताने लगोगे, लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो ये वन नहीं है, ये एल है, फोर्स बाई लेंथ है। फोर्स क्या, फोर्स को कैसे लिखते हैं? एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एल, एम एल जीरो टी -2, कई जगह ऐसे भी लिखते हैं। ये चीज लिखने का अपना इंपॉर्टेंस है। हमने पहले क्या कहा था कि जिस डायमेंशन का यूज नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई जगह उसको लिखने का भी अहमियत है। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो हमको कंपेयर करने का जरूरत पड़ेगा, तो हम लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे ना, लेंथ को मास के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, तो वहां पे लिखेंगे। ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स, फोर्स क्या है? ये वाला निकालना है। ठीक है, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? एम इंटू ए इंटू के इंटू एक्स। तो के को कैसे लिखेंगे? एम ए बाई एक्स। तो अब लिखते हैं इसको एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एल। तो एम एल जीरो टी -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ तो लिए थे, दोबारा आ गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, फ्लूइड में आ गया। फ्लूइड, फोर्स को कैसे लिखेंगे? एम इंटू ए, हमको इसी का तो निकालना है। एन, यहाँ एन तो खैर एन का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना, वो तो निगेटिव है। ठीक है, dv बाई dx इंटू ए। तो एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई dv है। dv बाई dx को क्या लिख सकते हैं? पार्डन, एल, ये एक्स है भैया, इंटू एल का स्क्वायर। ये एल एल कैंसिल हो गया, ये एल से एल कैंसिल हो गया, एक एल बच गया, और ये टी
एक टी से एक ये कट जाएगा, एम एल इनवर्स, ठीक है। आज बड़ी छींक आ रही है। लगता है इसे सवाल पूछेगा। यहाँ में बल्क मॉडुलस जैसे क्या होता है, जैसे किसी चीज को दबाते हैं ना, किसी चीज को दबाया तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कुछ होगा, ऐसे प्रेस किया, ठीक है। उसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसको उसको वो उसको उसके जो रेसिस्टेंस के लिए जो एक हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं, उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। मतलब ये पढ़ेंगे हम लोग बहुत डिटेल में, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जैसे फोर्स तीन तरीके से लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली ऊपर से मार दो, हथौड़ा हथौड़ा मार दो, एक उसको ऐसे स्लाइस जैसा काट दो, है ना, ठीक है, और एक उसको ऐसे प्रेस करो। तो तीन तरीके से किसी चीज पे फोर्स लग सकता है, और तीनों के लिए एक एक इलास्टिसिटी का टर्म डिफाइन करते हैं। तो उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। खत्म हो गया एक चैप्टर, ठीक है जी। तो प्रेशर बाई एरिया को ऐसे लिख दिया, एन माइनस डेल्टा वी बाई वी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी ये टर्म जो है ये तो डेल्टा वी बाई वी है, ये तो खुद को कैंसिल कर रहा है। तो बाकी क्या बचा, फोर्स बाई एरिया बचा। फोर्स क्या, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया है तो एल स्क्वायर कर देंगे, तो एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे। ये माइनस वन कैसे लिख दिया, समझ में आया ना। ये एल वन है और ऊपर आया तो एल माइनस टू हो गया, ये एल माइनस टू हो गया, तो एल वन प्लस एल माइनस टू, तो ये एल माइनस वन। मतलब इतना तो आता होगा गणित, इतना गणित नहीं आता है तो फिर मतलब गणित पढ़ाना पड़ेगा मुझे, बताना, बताओ यदि गणित नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ ही क्या नाम लिया शैतान हाजिर, है ना। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे कहते हैं, इसको मानते हैं कोई बॉडी है ऐसे, सॉलिड बॉडी है, रिजिडिटी मतलब क्या है, मतलब कुछ सॉलिड है तभी तो रिजिड होने की बात है। ये वाला लेते हैं, बड़ा सुंदर लगता है ये कलर। और उसको हमने फोर्स ऐसे ऐसे लगाया, फोर्स ऐसे ऐसे, मतलब तलवार उसके ऊपर ऐसे चला दी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बॉडी है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तलवार ऐसे चला दी उसके ऊपर, ठीक है। और ये उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये, ठीक है। तो उसको ऐसे धक्का देंगे ऐसे जब हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा 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 ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये जो एंगल है ये मानते हैं ये एक्स से ऐसे चला गया, ठीक है, और ये एल है, ठीक है। यही होता है। तो अब फोर्स क्या है, फोर्स इसको भी लिखेंगे एफ बाई ए, एफ बाई ए, और ये इसका कोई है ऐसे नहीं है, हमने पढ़ लिया है डेल्टा एल बाई एल कुछ नहीं होता है, डेल्टा एल बाई एल डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब जो पढ़ लिया उसको याद रखो यार, एफ बाई ए को हमने कैसे लिखा था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही लिखा था ना। कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, जैसे बल्क मॉडुलस क्या है, रेसिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा कि कितना कंप्रेस होगा, तो बल्क मॉडुलस का अपोजिट होगा। तो बल्क मॉडुलस का जो भी लिखे थे वो लिख लेना। बल्क मॉडुलस का क्या लिखा था यार, बल्क मॉडुलस क्या था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई, या पी डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होने का चांस है। तो चांस क्या, वॉल्यूम कम होगा यदि प्रेशर लगा रहे हैं तो, दबा रहे हैं तो दबेगा ना। तो वो माइनस लिख रहे हैं क्योंकि हम रेशनलाइज करते हैं, माइनस जहाँ लिखते हैं उसका क्या मतलब है, उसको रेशनलाइज कर रहे हैं, डेल्टा भी निगेटिव है, उसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो माइनस भी लगा रहे हैं, समझे।
डेल्टा वी अपने आप में नेगेटिव टर्म है क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, नहीं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो ये निगेटिव टर्म है, उसको माइनस देके हमने रेशनलाइज किया है, ठीक है। माइनस डेल्टा वी इज पॉजिटिव टर्म, डेल्टा वी इज नेगेटिव टर्म, तो ये यूनिटलेस है। तो प्रेशर का जो लिखते हैं लिख लेंगे इसमें, एम एल माइनस ए माइनस टू। अब प्रेशर का कैसे लिखते हैं, लिख ही लो भैया तुम लोग, माइनस डेल्टा वी बाई वी डायमेंशनलेस, ठीक है। हाँ, हम कंप्रेसिबिलिटी का निकाल रहे थे ना, ये तो बल्क मॉडुलस हुआ, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ऐसे करो ना, 1 डिवाइडेड बाई करो, 1 डिवाइडेड बाई करो, तो अब इसको ऊपर लेके चलो, तो m माइनस 1 एल टी टू, ठीक है जी। एनर्जी डेंसिटी हमने पहले बोला था ना, डेंसिटी बहुत तरह का होता है। मास डेंसिटी क्या था, ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को कैसे लिखते हैं, एनर्जी को हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी का लिख लेते हैं, एनर्जी मानते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मानते हैं एम बी स्क्वायर मेरा, चलो यार हाफ एम बी स्क्वायर लिख लो। और ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को थोड़ा सा ऐसे लिख, ऐसे पता चले कि वॉल्यूम है, नहीं अब इसको ऐसे ही लिख लो, एल क्यू लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो मास को मास लिख लिया, एल इंटू टी माइनस टू लिख लिया, तो इसको भी स्क्वायर कर लिया, डिवाइडेड बाई एल क्यू है, तो ये क्या हो गया, एम एल इनवर्स टी माइनस टू हो गया ना। और वहां पे क्या था, वहां पे तो टाइम का टर्म ही नहीं था, मास डेंसिटी में टाइम का टर्म नहीं था, अलग अलग है। पॉइजन रेशियो, किसी चीज को ऐसे खींचा, ऐसे 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 खींचा, खींचा, तो लंबाई बढ़ रहा है ना, तो उसका रेडियस भी कम हो रहा है, ठीक है जी। अब हमने इसको इधर से ऐसे खींचा, इसको इधर से ऐसे खींचा, तो ये जो एल है वो बाद में एल प्लस डेल्टा एल हो गया, लेंथ इसका बढ़ गया थोड़ा सा, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, ओके। ये हमारा देख रहे हो ना, ये एल से ये डेल्टा एल हो गया, लेकिन अब ये गड़बड़ हो गया, ये कि देखो ये ज्यादा मोटा बन गया है, तो सब पतला बनाना है, पतला हो रहा है उसे ना, हाँ इससे पतला है, मानते हैं ये इसका थिकनेस डी है, तो ये डी माइनस डेल्टा डेल्टा डी होगा, ठीक है। इसका डायमीटर है, ये रॉड है ये, तो डायमीटर कम हो रहा है मतलब रेडियस भी कम हो रहा है, थोड़ा पतला हो जाता है, तो जो पतला होता है उसको कहते हैं लैटरल, है ना। तो इसमें जो डेल्टा डी बाई डी होता है उसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं, ये इसको, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूं, नहीं समझ में कोई चिंता नहीं, इसके लिए अलग से चैप्टर है। हमने क्या कहा था कि आज क्लास का पहला दिन है, तो जितने लोगों का नाम जान सकते हैं नाम जानते हैं, यही करते हैं ना क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहला दिन रहता है तो सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, लड़कियां तो उनसे खास कर मिलने की कोशिश करते हैं कि कम से कम उनका नाम तो जान ले, नहीं, अच्छा अब ऐसा नहीं करते क्या, ऐसे ही करते हो यार, मुझे पता है, एनीवे देखो तुम लोग गड़बड़ कर देते हो यार, क्या कर रहे थे हम, लैटरल स्ट्रेन, एस टी आर ए आई एन, मैं भूल भूल जाता हूँ, ठीक है, तुम लोग ऐसे डेविएट करोगे तो फिर पता चला फिजिक्स के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ लिए। और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ इन चेंज है, मतलब चेंज इन लेंथ है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, उसको पॉइजन रेशियो कहते हैं। पॉइजन वाला पॉइजन नहीं है भैया, ये साइंटिस्ट का नाम है, वो जहर वाला नहीं है, जहर मत समझ लेना कि जहर का रेशियो,
नाम है, बहुत महान साइंटिस्ट थे, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करके गए, एक नया डिफिनेशन देके। ठीक है। हाँ तो ये अब क्या इसी में ये क्या है? दोनों डायमेंशनलेस है, देखो ये दोनों डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस का भी डायमेंशनलेस हो गया, है ना। तो ये भैया इसका L0 ये डायमेंशनलेस है, इसको लिख लो, ये बड़ा वाला डायमेंशनलेस है। ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि सबका वेक्टर स्केलर भी डिफाइन करते चलते, लेकिन पगला जाओगे इतने में तुम लोग। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये चैप्टर खत्म हो गया पता है, पूरा 11th खत्म होने पे आ गया है अब। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? फोर्स होता है। पढ़े होगे ये सब, पढ़ के आए हो तुम लोग। नहीं पढ़े हो 9th 10th में तो फिर बोलना। ये है न्यूटन जी ने फॉर्मूला दिया था। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो मानते हैं कि हमारा एक जो मास है वो एक बड़ा वाला मास है, एक छोटा वाला मास है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ई ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? F/m²। ठीक है। G m/r²। यहाँ दोनों टर्म में हो गया। अब या तो जी का हमको पता हो, जी का तो पता होगा नहीं, हमको ये वाला पता है। फोर्स को कैसे लिखेंगे? एम, फोर्स को कैसे लिखते हैं? m × a/m²। तो ये क्या हो जाएगा? L × t−2। L × t−2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाई एम। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। मास क्या होता है? एनर्जी क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी एच का। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, इसको एम जी एच ही लिखो ना यार, एम जी एच डिवाइडेड बाई एम। ठीक है जी। तो एम एम हो जाएगा कैंसिल, तो L t−2 इंटू लिखेंगे L, तो ये L² t−2। ठीक है। देखते हैं, आज यहीं पे छोड़ देते हैं, चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर लेते हैं सिर्फ। हमने क्या लिखा था? F/m इज इक्वल टू, चलो यार ये खत्म करा, ये क्या कहाँ गया? हम ई वाला फार्मूला यूज करना चाहते थे, ई वाला क्यों यूज करेंगे, यही कर लेते हैं। जी को कैसे लिखेंगे? F/m × m × r²। एफ को क्या लिखेंगे? m × a × r²/m/m। एक कट गया, तो L t−2 × L²/m। तो ये m इनवर्स L³ t−2। आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इससे आगे, इससे आगे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। 11th करीब करीब पूरा खत्म हो गया। 11th में मोटा मोटा जितना फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है हमने उसको एक बार देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12th का करेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इतना, क्या जरूरत है इतना पढ़ने की। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अ, जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे यहाँ ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, और आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ते हो, मतलब दिल्ली में, पटना में, कोटा में, दूध वाले, पानी वाले, जिसके यहाँ पढ़ रहे हो फिजिक्स, उससे बढ़िया फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है जी। और एकदम कहानी जैसा, एकदम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको क्लास में ही पूरा समझ में आ जाए, एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। और उस लेवल का पढ़ाएंगे जो IIT जेईई नीट लेवल का होगा, एडवांस लेवल का होगा। मतलब फिजिक्स ऐसा होना चाहिए कि आई रोडो ऐसे सॉल्व हो, मतलब आई रोडो आसान लगने लगे, ऐसा फिजिक्स होना चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ने का मजा है ना। नहीं तो एनसीईआरटी में उलझे रहोगे तो कहाँ फिजिक्स पढ़े, फिर तो नहीं है पढ़े तुम, सब पैसा बर्बाद किया तुम, पढ़े नहीं हो फिर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को। बिल्कुल फ्री है फिजिक्स, सबसे बढ़िया फिजिक्स आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है हमारी, एकदम कहानी की तरह, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है। इतना फिजिक्स पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ के मोटे हो जाओगे, जैसे मक्खन खा के मोटे हो जाते हैं ना, फिजिक्स पढ़ के मोटे हो जाओगे। ठीक है। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए।